चांद पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। कभी कभी कोई अगर गंभीर रूप से बीमार हो या घायल हो तो तुरंत मेडिकल हेल्प मिलने से उसकी जान बच सकती है, लेकिन ये तभी संभव है अगर आसपास कोई हॉस्पिटल हो या नजदीक कोई डॉक्टर हो। आमतौर पर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं, लेकिन जब भी होती हैं तो इसके लिए जरूरत होती है एक ऐसे वाहन की जो मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल तक पहुंचा सके। आज एम्बुलेंस के प्रयोग ने इस कमी को पूरा कर दिया है और विश्व की कई जिंदगियों को बचा लिया है। आज लगभग हर अच्छे अस्पताल के पास एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। कल्पना कीजिए जब मेडिकल सुविधाएं आज की तरह सुलभ नहीं थीं और मरीजों को इलाज के लिए दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ती थीं। वो परिस्थितियां कितनी मुश्किल होती होंगी जब सेना मोर्चों पर लड़ रही होती होगी और घायल सैनिकों का इलाज करने की जरूरत पड़ती होगी। इस दिशा में पहला कदम तब उठा जब 28 मार्च 1866 को ओहायो के सिंसिनाटी के कमर्शियल अस्पताल ने अपने यहाँ एम्बुलेंस सेवा शुरू की। हालांकि ये पहली अस्पताल बेस्ड सेवा थी, लेकिन इस तरह की सेवाओं का प्रयोग पहले युद्ध काल में किया जाता रहा था। इसका पहला प्रयोग 1487 में स्पेन की रानी इजाबेल ने युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज के लिए किया। यही नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट की स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य अधिकारी डोमिनिक जीन लेरी ने भी 1700 में एम्बुलेंस सिस्टम स्थापित किया था, जो घोड़ा गाड़ी पर आधारित था। इस सिस्टम में लड़ाई के मैदान से घायल सैनिकों का प्राथमिक इलाज कर उन्हें घोड़ा गाड़ी द्वारा नजदीकी अस्पताल भेज दिया जाता था। नागरिकों के लिए इस तरह की सेवा 1830 में लंदन में कॉलरा के रोगियों को ले जाने के लिए शुरू की गई। इस तरह की सेवाएं अमेरिका के गृह युद्ध में भी दी गईं। इस युद्ध में स्टीम बोट को मोबाइल हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल किया गया। घायल सैनिकों को रेल सेवा द्वारा भी भेजा जाता था। इसमें भाग लेने वाली हर रेजिमेंट की अपनी एम्बुलेंस सेवा थी। 28 मार्च 1866 को सिंसिनाटी कमर्शियल हॉस्पिटल से शुरू हुई एम्बुलेंस सेवा से प्रेरित होकर अन्य जाने माने अस्पतालों ने भी इस दिशा में उपयोगी कदम उठाए, जिसमें न्यूयॉर्क के बेल्लेहुए अस्पताल उल्लेखनीय है। इस अस्पताल के एक सर्जन एडवर्ड डेल्टन ने एम्बुलेंस सेवा में तेजी और एम्बुलेंस में सुविधा पर विशेष ध्यान दिया। डेल्टन द्वारा इस बात पर भी जोर दिया गया कि एम्बुलेंस में कुछ चिकित्सा उपकरण ऐसे हों जिससे मरीज की काफी सहायता इसमें ही हो सके। इसे खींचने वाले घोड़े पास ही हों और हमेशा तैयार रहें। They were staffed by whoever was detailed to handle the ambulance on that time. They were never trained in how to maneuver the ambulance, and there was never any sort of a command structure to the ambulance corps. These are people who are actually trained in their job. These aren't people who have just been detailed from the infantry or some other branch of service to temporarily do it. So they're designated in their job, and they've actually been trained in how to be stretcher bearers and how to be ambulance drivers. The ambulances are actually drilled and moving on the field efficiently because it is a really particular detail of service. And the ambulance corps is also given its own structure of command. Officers actually belong to the ambulance corps, and they're responsible with commanding ambulances at various levels of command at the regiment, brigade, division, and corps level. So this structure allows the ambulance corps to actually move on its own, do what it needs to, reporting only to the medical department, and it isn't bogged down with the concerns of the quartermaster department. And it's staffed by people that know what they're doing, which is very similar to the kind of system that we take for granted today. 20वीं सदी की शुरुआत में इंजन के आविष्कार के बाद मोटर से चलने वाले वाहन प्रचलन में आ गए। इससे एम्बुलेंस भी मोटर चालित हो गई। मोटर चालित एम्बुलेंस की वजह से मरीजों को दी जाने वाली आपातकालीन सहायता में कई गुना सुधार हो गया और लोगों की जिंदगियां अधिक मात्रा में बचाई जा सकी। अब ये सेवा इतनी उन्नत हो गई है कि अब कई एम्बुलेंस अस्पताल में ही परिवर्तित हो गई हैं, यानी अब ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का माध्यम भर नहीं रह गई हैं।
हम में से कई युवाओं के कुछ अभिनेता या अभिनेत्रियां रोल मॉडल होंगे, क्योंकि हम उन्हें फिल्मों में अच्छे कार्य करते देखते हैं जिनसे हम प्रेरित होते हैं। लेकिन ऐसे अन्य कई लोग हैं जो शायद अखबारों या अन्य मीडिया में नहीं दिखाए जाते, लेकिन उनके विचार और कार्यों से वो असली मायने में हीरो हैं, जिन्हें हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। आज हम जिनकी बात आपसे करने जा रहे हैं, उन्होंने देश की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया है और ये भी सुनिश्चित किया है कि हम देशवासियों को किसी भी रोग की दवाई कम दामों पर मिल सके। आज जन्मदिन है देश की एक प्रमुख वैज्ञानिक और महिला उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल का। नई दवाइयों में नवीनता लाकर और लोक स्वास्थ्य सेवा में अथक योगदान देकर डॉक्टर स्वाति ने स्वास्थ्य सेवा में जाने कितने लोगों की जिंदगियां संवारी हैं। डॉक्टर स्वाति का जन्म 28 मार्च 1956 में हुआ था। उन्होंने 1980 में मुंबई विश्वविद्यालय से MBBS की मेडिकल डिग्री प्राप्त की। 1992 में उन्होंने हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। डॉक्टर स्वाति कैंसर, डायबिटीज, सूजन और संक्रामक बीमारियों के शोध पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का नेतृत्व करती हैं। उनके पोर्टफोलियो में 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट और 14 नए ड्रग्स के आविष्कार शामिल हैं। उनकी कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके दुनिया भर में निर्माण के संचालन है। वो 100 से अधिक देशों में दवाइयां सप्लाई करती है। पिछले 2 दशक में डॉक्टर स्वाति ने डायबिटीज, आर्थराइटिस और दिल से संबंधित बीमारियों पर काम किया है। वो मुंबई के गोपी कृष्ण पीरामल हॉस्पिटल की संस्थापक भी हैं और इस अस्पताल में उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस, मलेरिया, टीबी, एपिलेप्सी और पोलियो जैसी बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य अभियान भी चालू किए हैं। And it takes that much time. It takes 10 to 12 years to find a new drug. Out of the 100 that you find, only one makes it to market. So it's a very risky business. And at that time, I was told that you don't know how to file a patent. You can only copy drugs, not invent them. You don't know how to file a dossier. The world FDA will never accept an Indian dossier. You don't know how to do clinical trials. But today I'm happy to say in 10 years we have proved otherwise. Today all our trials are done in the US, Canada, Europe, Australia and 5 continents. पीरामल फाउंडेशन में एक निदेशक के रूप में डॉक्टर स्वाति ने नॉन प्रॉफिट संस्था HMRI के अधीन औरतों के सशक्तिकरण के प्रोजेक्ट, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक शिक्षा का समर्थन किया है। वो स्वच्छ पानी को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए बनी सर्वजल फाउंडेशन की निदेशक भी है। डॉक्टर स्वाति एसोचैम यानी द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि देश का शीर्ष वाणिज्य मंडल है, की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। इस पद पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतियों और प्रशासन को प्रभावित किया। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी नीति पर प्रभाव डालने पर उन्होंने सरकार को महत्वपूर्ण नीतियों में बदलाव लाने को प्रेरित किया ताकि लोगों पर बीमारियों के खर्चों का बोझ कम हो सके। डॉक्टर स्वाति को 8 बार दुनिया की सबसे सशक्त महिलाओं में से एक के लिए नामांकित किया गया है। अब वो सबसे शक्तिशाली महिलाओं के हॉल ऑफ फेम का एक हिस्सा है। वो साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ ट्रेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की भी एक सदस्य हैं। फिलहाल डॉक्टर स्वाति दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन्स एडवाइजरी बोर्ड की सदस्य हैं। वो देश के भी शीर्ष शिक्षा संस्थान IIT बॉम्बे की बोर्ड टीम की सदस्य हैं। डॉक्टर स्वाति ने देश में एक प्रभावशाली सार्वजनिक नीति और प्रशासन की नींव बोने में मदद की है। ये नीतियां स्वास्थ्य विभाग और इसके व्यापार में समस्याओं को सुलझाने में मदद करती हैं। इसके अलावा ये व्यापार, आयोजन, पर्यावरण, कला, महिला उद्यमिता, क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता पर बनी सरकार की सार्वजनिक नीति समितियों में भी काम करती हैं। I see us placing a big emphasis. Our bets are on youth. The young people of India. I think they are the future, and that their talent must be harnessed to really take part in the new India, a resurgent, powerful India. I think youth is very important for that. The second is, I think, in health, is to look at health which is highly neglected. In the US, Obama, health is one of his 3 pillars, but in India, health is not that important. So we've got to bring it forward. Otherwise, we cannot land for a new century. And the other area is education.
where we have to have talented workforce for our new industries and adopt new age industries in any kind of growth business like renewable energy, solar energy, power coming from water conservation. These are very important causes also for protecting the environment. Eco to cities, green technologies, green buildings, because if we don't adopt them, we will be far behind other nations. डॉक्टर स्वाति पीरामल को देश के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में अपार योगदान देने के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें से प्रमुख हैं 2005 में BMA मैनेजमेंट वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर, 2006 में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, 2007 में आउटस्टैंडिंग वुमेन अचीवर के लिए राजीव गांधी पुरस्कार, 2010 में ग्लोबल एम्पावरमेंट अवार्ड और 2012 में भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री। आज हम डॉक्टर स्वाति को देश में स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं और उन्हें उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसे हम देवी के रूप में पूजते हैं, और यमुना, जिसे हम यम की बहन और सूर्य पुत्री होने के नाते देवी का दर्जा देते हैं, उन्हें आज हम जब सबसे अपवित्र हालत में देखते हैं तो न केवल धार्मिक आस्था वाले बल्कि आम आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्रदूषण ने नदियों को एक पवित्र नदी से गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। आज स्थिति ये हो गई है कि आस्थावान लोग भी इन नदियों में डुबकी लगाने से झिझकते हैं। सारे बड़े शहरों की गंदगी इन नदियों में बहाई जा रही है। जिन नदियों में कभी अपने को शुद्ध करने की ताकत थी, आज वो अपना ये गुण खो चुकी हैं। आज माना जाता है कि लंदन विश्व के सबसे सुंदर शहरों में से एक है और उसकी खूबसूरती का एक राज इसके मध्य में बहने वाली नदी थेम्स है। थेम्स का पानी स्वच्छ और निर्मल है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1858 में इस नदी के पानी के उपयोग ने लंदन शहर के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी वजह थी इसके पानी में पैदा हुए कॉलरा के बैक्टीरिया। जब प्रशासन ने जांच पड़ताल की तो पाया गया कि सारे शहर की गंदगी और मलमूत्र के इसमें विसर्जन से इसमें कॉलरा के बैक्टीरिया पनप गए और इस वजह से ये महामारी फैल गई। इसका निदान करने के लिए लंदन के मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स ने निर्णय लिया कि शहर के लिए सीवर प्रणाली बनाई जाए ताकि थेम्स को स्वच्छ रखा जा सके। बोर्ड ने इस काम की जिम्मेदारी अपने चीफ इंजीनियर जोसेफ बेजलजेट को सौंपी। जोसेफ विलियम बेजलजेट का जन्म 28 मार्च 1819 में लंदन के हिल लॉज के क्ले हिल के इलाके में हुआ था। उनके पिता रॉयल नेवी के सेवानिवृत्त कैप्टन थे। उनके दादा एक अप्रवासी थे जो फ्रांस से आए थे। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट्स में काम करके की। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध इंजीनियर सर जॉन मैकनील के सहायक के रूप में कार्य किया। यहाँ पर उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया और सर जॉन के अधीन काफी अनुभव प्राप्त किया। उनका ये अनुभव तब काम आया जब उन्होंने लंदन में एक कंसल्टेंट फर्म की स्थापना की। इसी दौरान 1845 में उन्होंने शादी भी कर ली। वो अपने काम में इतनी मेहनत करने लगे कि इसके चलते वो बीमार भी हो गए और उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उनकी बीमारी के दौरान लंदन के मेट्रोपॉलिटन कमीशन ऑफ सीवर्स ने फैसला लिया कि सारे शहर की गंदगी मलमूत्र समेत थेम्स में डाली जाए। इसका बुरा परिणाम ये हुआ कि लंदन शहर कॉलरा महामारी की चपेट में आ गया और इस वजह से 1848 से 1849 के बीच 14,137 लोग काल के मुंह में समा गए। जोसेफ बेजलजेट को इस कमीशन में असिस्टेंट सर्वेयर नियुक्त किया गया और 1852 में उन्हें इंजीनियर के रूप में प्रोन्नत किया गया। इसके तुरंत बाद दूसरी बार 1853 में कॉलरा फिर फैल गया और इस बार इसने 10,738 लंदन वासियों की जान ले ली। तब के प्रसिद्ध डॉक्टर जॉन स्नो ने थेम्स नदी के गंदे पानी के प्रयोग को वजह माना, लेकिन तब किसी ने उनकी इस थ्योरी को नहीं माना। बाद में डॉक्टर जॉन स्नो के निष्कर्ष को सही माना गया। अंततः मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ने नदी को स्वच्छ करने का निर्णय लिया।
और सीवर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी बेटलजेट को दी गई। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में उन्होंने 82 मील लंबा अंडरग्राउंड सीवर बनाया जो सीवेज आउटफ्लो को रोकता था, और 1100 मील लंबा सड़कों के लिए सीवर बनाया गया जो सड़कों का मल बहाता था। इससे पहले ये मल लंदन की सड़कों पर खुले तौर पर बहता था और थेम्स में मिलकर उसे प्रदूषित करता था। सीवर का ट्रीटमेंट 1900 में जाकर शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में कई मुख्य पंपिंग स्टेशंस बनाए गए जिनका निर्माण समय समय पर बाद में किया गया। इस सीवर प्रणाली का उद्घाटन 1865 में एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। जोसेफ की दूरदर्शिता की मिसाल इस प्रोजेक्ट में मिलती है। उन्होंने जब प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया तब उन्होंने फैसला लिया कि जिन पाइपों से सीवरेज ले जाया जाएगा वो उस समय की जरूरतों से ज्यादा बड़े हों। ये फैसला उन्होंने भविष्य में बढ़ने वाली आबादी को ध्यान में रखते हुए किया, जो कि सच साबित हुआ। इस प्रोजेक्ट से पूरे विश्व ने प्रेरणा ली और इंसानी जीवन को बचाने के एक महत्वपूर्ण कार्य को पर्याप्त महत्व मिला। आज हम जोसेफ बेटलजेट के इस महान कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट खेल का न केवल जन्मदाता रहा है बल्कि इस खेल के विकास का श्रेय भी उसे ही जाता है। ये खेल पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में फैला हुआ था। अंग्रेज जहां जहां जाते थे इस खेल को भी अपने साथ ले जाते थे। आज हम देखते हैं कि ये खेल उन देशों में लोकप्रिय है जो एक वक्त ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहे थे। इंग्लैंड टीम को इस खेल को सिर्फ लोकप्रिय करने का श्रेय ही नहीं है बल्कि वो विश्व की श्रेष्ठ टीमों में भी एक गिनी जाती है और लंबे समय तक इसका दबदबा रहा है। इस क्रिकेट टीम की कप्तानी करना कोई साधारण बात नहीं है, और वो भी ऐसे खिलाड़ी के लिए जो इंग्लैंड में जन्मा ही ना हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खिलाड़ी की जिसका जन्म इंग्लैंड में ना होकर किसी अन्य देश में हुआ और उसने इंग्लैंड की कप्तानी की है। हमारे देश के चेन्नई में जन्मे नासिर हुसैन साहब की, जो इंग्लैंड के सफलतम कप्तान रहे हैं। 28 मार्च 1968 में तत्कालीन मद्रास में जन्मे नासिर हुसैन के पिता श्री रजा जावेद हुसैन एक भारतीय थे, जबकि उनकी माताजी एक इंग्लिश नागरिक थीं। बचपन में नासिर अपने भाइयों मेहरयार और अब्बास का खेल देखने मद्रास के चैपक स्टेडियम में जाते थे। उनके भाई मेहरयार ने कुछ समय के लिए वॉर्सेस्टरशायर के लिए क्रिकेट खेला है। अपने बच्चों का क्रिकेट में भविष्य बनाने के लिए उनका परिवार 1975 में इंग्लैंड चला गया। अपनी आत्मकथा में उस घटना को याद करते हुए हुसैन कहते हैं कि उनके परिवार ने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के लिए भारत का अपना संपन्न जीवन त्याग दिया और इंग्लैंड के इलफोर्ड में बस गया। हुसैन एक प्रतिभाशाली लेग स्पिनर थे और शुरुआत में वो अपने भाइयों को बॉलिंग करते थे। उनकी प्रतिभा जल्दी ही सामने आ गई जब एक्सेस काउंटी ने उन्हें अंडर 11 टीम में चुन लिया। जल्द ही 12 वर्ष की उम्र में उन्हें एक्सेस की अंडर 15 टीम में चुन लिया गया। वो एक्सेस टीम के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ये उपलब्धि प्राप्त करने के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए। Everything I remember and everything I have beliefs in and people I followed and heroes were all very English, so I feel very English and I was given a great chance in England, so I've always got that in the back of my mind. चौदह वर्ष की उम्र में वो इंग्लैंड की स्कूली टीम के लिए चुने गए, जहां उनकी दोस्ती माइक अथरटन से हुई, जो बाद में इंग्लैंड के कप्तान बने। इसके अलावा वो मार्क रामप्रकाश, ग्राहम थोर्प, ट्रेवर वॉर्ड जैसे खिलाड़ियों के साथ भी खेले। 15 वर्ष की उम्र में वो इंग्लैंड स्कूल टीम के कप्तान बने। इसमें खेलते हुए ग्राहम गूच ने उनकी गेंदों की धुनाई कर दी। ये एक उभरते खिलाड़ी के लिए सदमे के समान था। इस अनुभव ने उन्हें एक गेंदबाज से बल्लेबाज में बदलने को प्रेरित किया। 1987 के सीजन में एक्सेस से खेलते हुए उन्होंने 990 रन बनाए, जिस वजह से वो इंग्लिश क्रिकेट में चुन लिए गए। 1990 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और वो टीम से बाहर हो गए। उनकी वापसी 1993 में ही हो पाई और 3 साल बाद वो इंग्लिश टीम के स्थायी सदस्य बन गए। उनकी वापसी भारत के खिलाफ सीरीज में हुई, जिसमें उन्होंने नंबर 3 के स्थान पर बैटिंग की और 128 रन बनाकर इंग्लैंड टीम के नंबर 3 के बल्लेबाज बनकर स्थायी हो गए। Short, hooked away, it's in the air, Hussain is going to be out,
And Nasser Hussain's long vigil comes to an end. Wonderful innings of 128. England 314 all out, and the lead over India is 99. And Nasser Hussain, in his 8th Test match, will walk off to a standing ovation to a full crowd at Edgbaston. A memorable innings. हुसैन को 1999 में इंग्लैंड टीम का कप्तान बनाया गया, जिसे वो 2003 तक निभाते रहे। इस दौर में उन्होंने 45 टेस्ट मैचों की कप्तानी की। वो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले इंग्लैंड के चौथे कप्तान बने। सन 2000 में वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ उनकी कप्तानी में टीम ने 3-1 से सीरीज जीती। इसके बाद उनकी टीम ने पाकिस्तान और श्रीलंका का दौरा जीत के साथ किया और वो लगातार 4 सीरीज जीतने वाले कप्तान बने। उनकी सफलता ने इंग्लैंड को आईसीसी रैंकिंग में 3रे स्थान पर ला दिया, जबकि वो इससे पहले 9वीं पायदान पर थे। इस दौरान उन्हें वनडे टीम की कप्तानी भी मिल गई। 2003 के वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में असफलता के बाद उन्हें दोनों फॉर्म्स की कप्तानी से हटा दिया गया। 20 मई 2004 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अंतिम सीरीज खेलकर क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सक्रिय क्रिकेट से संन्यास लेकर वो क्रिकेट कमेंट्री से जुड़ गए। आज उनके जन्मदिन पर समस्त क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं, चलते चलते अब आपके लिए आएगा हमेशा की तरह एक सवाल, और आज के सवाल के रूप में आपको सुनना है इस डायलॉग को और बताना है कि इस डायलॉग में सुनाई दे रही आवाज किस एक्टर की है। अबे बहुत पुराना पापी है तू, मेरे बाप को झांसा दे चुका है, बच्चा बन रहा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेवकूफ बेटे को और बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो सुई इस कान में घुसेड़ूंगा, इसमें से निकाल के तेरा कलाबत्तू बना दूंगा। बोलती बंद होती सुनी होगी, तेरी सुनती बंद कर दूंगा। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntoberemembered@gmail.com पर। साथ ही आप चाहें तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, facebook.com/borntoberemembered पर। अब मुझे यानी कि अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।